सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 12 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में आरबीआई ने यूपीआई लाइट के लिए प्रति लेन देन की सीमा को 200 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो आंसर होगा 500 रुपये। तो अभी आरबीआई ने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई लाइट पर ऑफलाइन माध्यम से एक बार में भुगतान की सीमा को 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है। मतलब आप यूपीआई लाइट का उपयोग करके अगर किसी को ट्रांजेक्शन करते हो, पैसे का भुगतान करते हो, तो एक बार में आप पहले मैक्सिमम 200 रुपये भेज पाते थे, लेकिन अब उसे बढ़ा करके लिमिट को कर दिया कितनी? 500 रुपये। अब आप मैक्सिमम 500 रुपये सेंड कर पाओगे। हालांकि कुल भुगतान की सीमा को अभी 2000 रुपये ही रखा है। वैसे आपको पता है आमतौर पर यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसके जरिए पेमेंट करने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, लेकिन यूपीआई लाइट के द्वारा यूजर 500 रुपये तक का पेमेंट इंटरनेट के भी कर सकता है। ये एक ऑन डिवाइस वॉलेट है जिसमें यूजर रियल टाइम में छोटे अमाउंट का पेमेंट बिना यूपीआई पिन के कर सकता है। और आरबीआई ने यूपीआई लाइट में मैक्सिमम 2000 रुपये तक का बैलेंस रखने की सुविधा दे रखी है। यूपीआई लाइट अगर बात करो, इसको लॉन्च कब किया गया था? तो सितंबर 2022 में। तो क्या क्या पॉइंट याद रखते हैं कि अब आप इसमें एक बार में 200 नहीं 500 रुपये तक का पेमेंट कर पाओगे और इसमें 2000 रुपये मैक्सिमम आप रख सकते हो। ये 3 पॉइंट आप याद रख लेना। इसे लॉन्च किया गया था सितंबर 2022 में। हो गए 3 पॉइंट। और यूपीआई से आपको याद आएगा कि यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला भुगतान गेटवे ये कौन सा बना? रेजर पे। और अभी रिलायंस जियो ये यूपीआई सुविधा देने वाला पहला टेलीकॉम ऑपरेटर बना था। और भारत के यूपीआई ने किस देश के पे नाउ पेमेंट सिस्टम के साथ मिलकर रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर एग्रीमेंट किया? तो आंसर होगा सिंगापुर। वैसे यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन सा था? तो आंसर होगा पेटीएम पेमेंट बैंक। और भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो आंसर होगा नेपाल। और बताओ किस भुगतान एप्लीकेशन के द्वारा भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा शुरू की? तो आंसर होगा फोन पे। और आरबीआई की बात भी हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 1935। हेडक्वार्टर मुंबई में है। और आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है? तो यंग हिल्टन आयोग। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 1949। वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और अभी इनको गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। 25वें नंबर के गवर्नर हैं ये। गवर्नर से 2 प्रश्न और याद रख लो कि हमारे पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। और सीडी देशमुख से करंट अफेयर्स का प्रश्न बनेगा कि इनके नाम पे अभी किस रेलवे स्टेशन का नाम इनके नाम पे रखा गया? तो मुंबई का चर्च गेट रेलवे स्टेशन। यह आरबीआई का लोगो है जिसमें पेड़ है, पाम ट्री है, ताड़ का पेड़। एक जानवर है रॉयल बंगाल टाइगर। और अभी आरबीआई के नए डेप्यूटी गवर्नर कौन बने थे? स्वामीनाथन जानकीरमन। अभी आरबीआई ने अंतर्दृष्टि पोर्टल को भी लॉन्च किया था। और आरबीआई ने 100 डेज 100 पेज नाम से एक अभियान शुरू किया था। और आरबीआई ने डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया कहाँ पे? भुवनेश्वर में। और आरबीआई ने नागरिकों को डिजिटल भुगतान से जोड़ने के लिए हर पेमेंट डिजिटल अभियान शुरू किया था। तो ये पॉइंट्स आप याद रखना, बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का ट्रिकी वीडियो आज आपको मिल जाएगा। तो आज मैंने मॉर्निंग में बना करके उसको डाल दिया। वैसे कहना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि आप उस वीडियो को देखोगे मैंने दिल से काम किया उस पर। मुश्किल से 13 मिनट का वीडियो है, उसके एक एक सेकंड पे काम किया ताकि आप किसी भी जगह पे बोर फील नहीं करो। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सुबह मैं उस वीडियो को बनाने बैठा था और रात के 12 बजे तक मैंने उस वीडियो को बनाया। वैसे वीडियो 8 बजे ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन पहली बार में वीडियो सही नहीं बना। उसकी ऑडियो और वीडियो मैच नहीं हो रही थी, आगे पीछे हो रहा था, तो मतलब वो खराब हो गया। फिर मैंने वापस उसको सही करा, उसकी एडिटिंग सही करी और उसमें मुझे रात में फिर 12 बज गए। आप यकीन नहीं मानोगे, आंखें जलन करने लगी। सुबह से देख रहे हैं, 12 घंटे हो गए स्क्रीन को देखते हुए, 12 घंटे से ज़्यादा हो गए स्क्रीन को देखते हुए, हेडेक होने लगा। उसके बावजूद आपका एक करंट अफेयर्स का वीडियो भी तैयार करना था। एक पल तो लगा कि छुट्टी कर लेते हैं, बोल देंगे कि हाँ ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का ट्रिकी वीडियो बना इसलिए टाइम नहीं मिला। फिर लगा चलो ठीक है यार,
छुट्टी नहीं करें कुछ भी हो। तो अभी वो वीडियो आपने नहीं देखा तो देख लेना, और जैसा जैसा मैंने वीडियो में बताया वैसा वैसा आप करना। पहली बार तो वीडियो को ध्यान से सुनना। कहने का मतलब है 13 मिनट आप दे देना पूरा दिल से वीडियो को, अपना दिमाग मत लगाना, और वो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और अपना दिमाग चलाना है तो फिर वीडियो मत देखना, अपने आप ही याद कर लेना। और वीडियो पसंद आता है तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप उसे अपने दोस्तों के साथ में, अपने हर स्टडी ग्रुप में, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां पर भी शेयर कर सकते हो, शेयर ज़रूर करना है। अब इतनी तो दया आपके अंदर होनी चाहिए यार, इतनी मेहनत की है दिल से, और मैं भी आपसे थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन तो रखूंगा कि मेरी इतनी मेहनत के लिए आप उसे शेयर ज़रूर करें। मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी इमोशंस होते हैं कि यार इतना काम करा है, इतनी मेहनत, इतने दिल से काम करा है आपके लिए, तो आप लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और इसी कारण से आप देखेंगे मैं ट्रिकी वीडियो बहुत कम बनाता हूँ, क्योंकि एक तो उसमें बहुत मेहनत और बहुत समय लगती है, उसके बाद रेस्पॉन्स नहीं मिलता, तो फिर दिल टूट जाता है। तो इस बार मेरा दिल मत टूटने देना दोस्तों, वीडियो देखना, मज़े करना और शेयर करना। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में प्रवेश के लिए ई पास प्राप्त करने के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया? तो आंसर होगा सुस्वागतम। तो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कौन है? DY चंद्रचूड़। और कौन से नंबर के हैं? तो 50वें नंबर के हैं। अभी उन्होंने सुस्वागतम नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। एक्चुअली में अदालत में प्रवेश के लिए ई पास होना चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो वकील हो, कर्मचारी हो, पत्रकार हो, पक्षकार हो, मुजरिम हो या आम पब्लिक हो। ई पास आपके पास होगा तभी आप अंदर जा पाओगे। तो वो ई पास आपको आराम से मिल सके, आपको लंबी लंबी लाइनों में न लगना पड़े, और जो परिसर है, जो वहाँ का प्रेमिसेस है, वो भी कागज रहित यानी कि पेपरलेस हो सके। तो उसी के लिए ये सुस्वागतम पोर्टल को लॉन्च किया है। यहाँ से अब आपको इजीली ई पास मिल जाएगा। पहले उसे ई सेवा केंद्र से लेना पड़ता था और उसके लिए लाइन में भी लगना पड़ता था। और आपको याद होगा इसी साल के स्टार्टिंग में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि DY चंद्रचूड़ ने ई निरीक्षण नाम से एक सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया था, जो अदालत के फैसलों का 4 भाषाओं में अनुवाद करेगा। और वो 4 भाषाएं कौन कौन सी है? हिंदी, गुजराती, उड़िया और तमिल। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक तो फास्टर पोर्टल लॉन्च किया था और एक सुपेस पोर्टल भी लॉन्च किया था। सुप्रीम कोर्ट के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में कहां से कहां तक है? 124 से लेकर 147 147 तक, भाग 5 में। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन रही? फातिमा बीबी। वहीं सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस तो अभी तक तो कोई नहीं है, लेकिन भविष्य में बन सकती है। कौन? BV नागरत्न। और सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? हीरालाल जेकानिया। चलो ये बताओ, देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट परिसर ये कहाँ पे बनकर तैयार हुआ? रांची, झारखंड में। और सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है? आर्टिकल 32। जबकि हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है? आर्टिकल 226। और अभी क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट बना केरल हाईकोर्ट, मलयालम भाषा में। और बताओ कि देश की पहली डिजिटल जस्टिस क्लॉक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? गुजरात हाईकोर्ट में। और राजस्थान में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत भी शुरू हुई, ये पॉइंट भी याद रखना। अच्छा यूं बताओ, अभी राजमार्ग यात्रा नाम से एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया था? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। और UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसने एक तो CU चयन पोर्टल को लॉन्च किया था और ई समाधान पोर्टल को। और अभी मासी नाम से एक पोर्टल किसने लॉन्च किया था? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड जिसका नाम है RPVC, इसको किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा एयरटेल पेमेंट बैंक। तो अभी एयरटेल पेमेंट बैंक ने अपने सेविंग अकाउंट होल्डर्स के लिए देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा है RPVC। RPVC मतलब रिसाइकल्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड। मतलब इस कार्ड को फिर से रिसाइकिल किया जा सकता है। इससे फायदा क्या होगा? कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करें, स्थापना होती है इसकी 2016 में। नई दिल्ली में मुख्यालय है और MD CEO है अनुब्रत विश्वास। बाकी आप जानते हो कि भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया था? IDFC फर्स्ट बैंक ने। और मोबिक्विक, ये UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला एप्लीकेशन बना था। बाकी अभी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा
देने वाला ये भारत का पहला बैंक बना था और रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यूपीआई भुगतान की अनुमति देने वाला पहला सरकारी बैंक बना था कैनरा बैंक। वैसे अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसने बंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर को लॉन्च किया था। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है जायद तलवार, इसका आयोजन किया? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो एक्सरसाइज का नाम है जायद तलवार। ये भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में हुआ। ये एक नेवल एक्सरसाइज है। कहाँ पे हुआ? दुबई में। और इसमें भारत की ओर से एक तो आईएनएस विशाखापत्तनम और आईएनएस त्रिकंद ने हिस्सा लिया। वैसे यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ हम और कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? तो एक डेजर्ट ईगल नाम की एक्सरसाइज भी होती है भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में। वैसे यूनाइटेड अरब अमीरात डेजर्ट फ्लैग नाम से भी एक एक्सरसाइज का आयोजन करता है। देखो, एक्सरसाइज के बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ। 2023 की जो भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो हम पढ़ चुके हैं, कई बार रिवाइज कर चुके हैं। तो आज प्रश्न में यूनाइटेड अरब अमीरात को हम देखते हैं। तो ये रहा मैप में यूएई, कैपिटल इसकी अबू धाबी है, करेंसी दिरहम है और प्रेसिडेंट कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। अब देखो, यूएई से मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रिवाइज करा दूं। अभी विश्व मौसम संगठन के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस, वे यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं। वैसे अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन बनेंगे? और ये सम्मेलन होगा फरवरी 2024 में, लेकिन अध्यक्ष कौन बन गए? तो डॉक्टर थानी अल जायूदी, ये भी यूनाइटेड अरब अमीरात से हैं। और अभी एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप का पर्यवेक्षक बनने वाला पहला अरब देश बना था यूनाइटेड अरब अमीरात। और आईआईटी दिल्ली ये अपना अंतर्राष्ट्रीय कैंपस ये कहाँ पे स्थापित करेगा? अबू धाबी में। और 2023 से लेकर 2027 तक विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता ये यूनाइटेड अरब अमीरात के पास में है। और अभी I2U2 की पहली उप मंत्री स्तरीय बैठक 2023 का आयोजन हुआ कहाँ पे? यूनाइटेड अरब अमीरात में। वैसे कोप 28 का आयोजन भी इस साल कहाँ पे हो रहा है? यूनाइटेड अरब अमीरात में। और साथ में ये पॉइंट भी नोट करो कि प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ जिसे आप कहते हो IUCN, जिसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, तो इसकी विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी करेगा यूनाइटेड अरब अमीरात। और यूनाइटेड अरब अमीरात का मंगल के लिए जो मिशन है उसका नाम क्या है? होप मिशन है। और इसका राशिद रोवर है चांद के लिए। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 अगस्त को। तो हर साल 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, ये तो इंटरनेशनल यूथ डे हो गया। अगर नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो वो हम 12 जनवरी को मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को। वैसे 12 अगस्त को एक और डे है, वर्ल्ड एलिफेंट डे। देखो, हाथी की बात हुई है तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया? 1992 में। अभी गज उत्सव कहाँ पे मनाया गया था? असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में, जिसका उद्घाटन किया था हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और एलिफेंट से याद आएगा, एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है द एलिफेंट विस्पर्स, इसके डायरेक्टर हैं गोंजाल्वेस। और अभी आपको याद है, अभी ऑस्कर अवार्ड्स में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला था इसको। और इसके जो डायरेक्टर हैं कार्तिकी गोंजाल्वेस, उनको अभी यूके के द्वारा हाथी परिवार पर्यावरण एलिफेंट एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं? मंगोलिया के साथ। अभी किया इसी साल हमने मंगोलिया की कैपिटल उलानबतर में। और अगर आपसे पूछे कि अभी किस राज्य ने भारत का पहला हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा पेश किया, तो तमिलनाडु ने। वैसे देश का 33वां और उत्तर प्रदेश का भी दूसरा एलिफेंट रिजर्व ये कौन सा बनेगा? तो आंसर होगा तराई एलिफेंट रिजर्व। अब ये तो हाथी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको रिवाइज कराए, लेकिन यहाँ पे अगस्त के इंपॉर्टेंट डेज को भी हम रिवाइज कर लें फिर। देखो, 1 अगस्त को आपने मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया, 1 अगस्त को विश्व लंग कैंसर दिवस और 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे। और 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया। 2 अगस्त को अर्थ ओवरशूट डे, 6 अगस्त को हिरोशिमा डे, 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे, 9 अगस्त को नागासाकी डे और 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस। और अभी 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे मनाया था। तो अगस्त के ये डेज भी याद रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस भारतीय को आईपीसीसी का उपाध्यक्ष पैनल में शामिल किया गया? तो आंसर होगा रमन सुकुमार।
अच्छा, आईपीसीसी से कुछ याद आया? इस प्रश्न को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मतलब नॉट सेम एग्जैक्टली। आईपीसीसी से संबंधित प्रश्न पढ़ा था हमने जब उस समय इसके नए अध्यक्ष बने थे। वो कौन थे? जेम्स फर्ग्यूसन। अच्छा, वो तो अध्यक्ष बने थे। अभी हम उपाध्यक्षों की बात कर रहे हैं। इसके जो टोटल 3 उपाध्यक्ष होते हैं उसमें से एक भारतीय बने हैं, इसलिए प्रश्न हम पढ़ रहे हैं। उनका नाम है रमन सुकुमार। वैसे आईपीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, और स्थापना होती है 1988 में। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और अध्यक्ष है जेम्स फर्ग्यूसन। और मैंने बताया 3 उपाध्यक्ष होते हैं जिसमें से एक भारतीय बने हैं, इसलिए ये प्रश्न हम पढ़ रहे हैं। और उन भारतीय का नाम है रमन सुकुमार। सुकुमार से कुछ याद आया? सुकुमार सेन, ये भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे। वहीं पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये बनी थी रमा देवी। और वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार है। और अभी डॉक्टर मनोज सोनी ये यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने। और जनार्दन प्रसाद ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बने। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई एक्सपो और सम्मेलन 2023 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, उन्होंने नई दिल्ली में नवे इंडिया इंटरनेशनल एमएसएमई एक्सपो और सम्मेलन 2023 का आयोजन किया है। तो याद रखना कहाँ पे किया? नई दिल्ली में। और एमएसएमई की बात करें, मतलब क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। और एमएसएमई डे हम मनाते हैं कब? 27 जून को। और एमएसएमई मंत्री कौन है हमारे? नारायण रणें। अच्छा, मुझे ये बताओ, अभी किस बैंक ने राजस्थान में एमएसएमई उद्यमियों के लिए एमएसएमई प्रेरणा कार्यक्रम शुरू किया था? तो आंसर होगा इंडियन बैंक। उसके अलावा रैंप कार्यक्रम, इसको भी एमएसएमई ने शुरू किया था। और संभव और स्वावलंबन पहल, इसको भी शुरू किया था एमएसएमई मंत्रालय ने। एक समर्थ अभियान भी याद रखो, ये भी एमएसएमई मंत्रालय ने शुरू किया था। और आपको याद दिला दूं, अभी इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का आयोजन ये भी हुआ नई दिल्ली में। और याद रखना, अभी 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 ये सितंबर में होगा, भारत में होगा। ये भारत में भी कहाँ? बेंगलुरु में। उसके अलावा सेमिकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी का आयोजन ये हुआ था गुजरात में। और सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन हुआ वाराणसी में। और तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन ये होगा कहाँ पे? बैंकॉक में। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 ये कहाँ पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा बेंगलुरु। तो इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 है ये इसका दूसरा संस्करण है इस बार, जो कि हुआ 10 से लेके 12 अगस्त तक। कहाँ पे हुआ? बेंगलुरु में। तो ये कार्यक्रम इंडियन स्टार्टअप फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया गया, जो भारतीय स्टार्टअप्स की वृद्धि और विकास का समर्थन करने वाला एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। और इस बार की थीम क्या रही? पिरामिड के तल पर नवाचार। और स्टार्टअप से आपको याद दिलाऊं, अभी स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन ये हुआ था कहाँ पे? गुरुग्राम में। बाकी नेशनल स्टार्टअप डे हम कब मनाते हैं? 16 जनवरी को। और बताओ, अभी किसने भारतीय स्टार्टअप्स के लिए मिक्स्ड रियलिटी फंड लॉन्च किया था? तो आंसर होगा मेटा ने। और अभी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 आई थी, उसमें टॉप पे तो सिलिकॉन वैली है। और भारत से जो बेंगलुरु है ये विश्व में 20वें स्थान पर रहा। अच्छा, पहला खनन स्टार्टअप सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई में। और स्टार्टअप के बड़े रूप को हम यूनिकॉर्न कहते हैं, या टेक्निकल भाषा में बात करें जिसका मार्केट कैप $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाता है, उस स्टार्टअप को हम यूनिकॉर्न कहते हैं। तो यूनिकॉर्न के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है दुनिया में। पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे भारत है। और पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सा बना था? चेन्नई सुपर किंग। और 100वां यूनिकॉर्न कौन सा बना था? नियो बैंक ओपन बना था। तो स्टार्टअप से ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में जापान और दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाने वाले तूफान खानून का नामकरण किसने किया? तो आंसर होगा थाईलैंड। तो यह है खानून तूफान, इसने प्रभावित किया जापान और साउथ कोरिया को, और इसको नाम दिया, इसका नामकरण किया है थाईलैंड ने। तो बस इसमें इतना ही आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। तूफान का नाम क्या है, किसने प्रभावित किया और इसका नामकरण किसने किया।
आपको याद होगा अभी अरब सागर से उठा था बिपरजॉय, उसका नाम किसने रखा था? बांग्लादेश ने। और बंगाल की खाड़ी से उठा था मोचा चक्रवात, उसका नाम रखा था यमन ने। अच्छा, चक्रवात प्रभावित म्यांमार में सहायता के लिए भारत ने कौन सा मिशन शुरू किया था? तो आंसर होगा ऑपरेशन करुणा। और मैं अगर आपसे पूछूं, तोकाते जो चक्रवात आया था उसका नाम किसने रखा था? म्यांमार ने। और असनी चक्रवात का नाम रखा था श्रीलंका ने। और जो बॉम्ब साइकिल आया था वो कहाँ आया था? अमेरिका में। ये प्रश्न एग्जाम में भी आया था। और पिछले साल अम्फान नाम का तूफान आया था, उसका नाम थाईलैंड ने रखा था। वैसे तूफान को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली कहा जाता है, अमेरिका में हरिकेन कहते हैं, चाइना वाले इलाके में टाइफून कहा जाता है। और साइक्लोन से याद आएगा, साइक्लोन वन एक्सरसाइज ये हमने पहली बार किया अभी इजिप्ट के साथ। कहाँ पे? राजस्थान में। अच्छा, आज हम फटाफट सीरीज कर नहीं रहे, क्योंकि आज सही बता रहा हूँ, ये वीडियो मेरे से बन रहा है ना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आंखों में इतनी जलन हो रही है, हेडेक हो रहा है और बहुत भयंकर नींद आ रही है। लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ आपकी छुट्टी हो, इसलिए शायद कुछ कुछ क्वेश्चंस में इतना मैंने एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया। तो अभी मैं सिर्फ कल के करंट अफेयर्स का आपको रिवीजन करवा देता हूँ। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, अमेजन वर्षा वनों की रक्षा के लिए अमेजन सहयोग संधि संगठन की स्थापना कहाँ पे की गई? तो आंसर होगा ब्राजील में। फिर पूछा, केरल विधानसभा ने प्रस्ताव पारित कर केंद्र से केरल का नाम बदलकर क्या करने का आग्रह किया? केरलम। फिर पूछा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 शुरू किया? राजस्थान। फिर पूछा, कौन सा बैंक 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक बना? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। फिर पूछा, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाला जिला बना? श्रीनगर। फिर पूछा, भारत और सऊदी अरब के बीच में अभी पैसेक्स एक्सरसाइज हुआ, उसमें किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया? आईएनएस चेन्नई। फिर पूछा, एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन पहली बार कहाँ पे किया? भारत में। फिर आपसे पूछा, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया? 10 अगस्त को। और फिर पूछा, किसे हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष और महिला टीमों का कोच बनाया गया? हरमन क्रूज को। उसके अलावा आपसे पूछा, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 28 सदस्यीय भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा। और आपका क्विज बना करके अपलोड कर दूंगा मैं क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, तो वहां जाकर के इनकी प्रैक्टिस करना, पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो अभी भी आपने लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना और शेयर जरूर कीजिएगा। अब कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था, किस देश ने बाल्टिक सागर में ओशन शील्ड 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर होगा रशिया ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।